अच्छा देखें जरा, Sky Limited operates 4-star hotel facility in Murray. The hotel was constructed at a cost of rupees 300 million. Five years back, it has been depreciated. Stay line total useful life 15 years and residual value 20%. मतलब 5 साल गुजर चुके हैं. टोटल लाइफ कितनी थी? 15 साल. बाकी कितनी रह गई? 10 साल. हमने जो कैश फ्लो लेने होते हैं ना वो रिमेनिंग लाइफ के ऊपर लेने होते हैं. There are indication that the property is not performing as expected. बताओ कौन सा इंडिकेटर है, इंटरनल या एक्सटर्नल? The property is not performing as expected. Internal. Opening वजह बता रहा है, opening of a competing hotel nearby, साथ एक competitor आ गया, और significant drop in the number of tourists in the area because of tourism. वो कहता है कि terrorism, कहता है कि जनाब एरिया में लोग भी कम आना शुरू हो गए शुमाली इलाका जात में, वो टेररिज्म की वजह से. There is 40% probability that hotel will generate net cash flow 40 million per annum. ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर. And 60% probability that the cash flow would only 20 million per annum for its remaining useful life. हमने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखा था कि 40 मिलियन के कितने चांसेस हैं? 40%. टोटल कितना आ गया? 16. और 20 मिलियन के कितने चांसेस हैं? अब ये जो 28 है ये आपका पर एनम है, हर साल यही मिलेगा, क्योंकि आपकी जो नेचर ऑफ यानी एसेट है वो फिक्स नेचर का है. जो आपको पैसे मिलने हैं रेंट वगैरह जो भी है वो फिक्स नेचर का है. इसलिए उसने कहा जी हर साल 28 मिलियन का एक्सपेक्टेड है कि हमें इनफ्लो होगा. उसके बाद वो कहता है जी उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 200 है और 5% उसके ऊपर एक्सपेंस आ जाएगा और डिस्काउंट रेट 10% है. अब ये चीज अगर आपको यहां पर ना भी बताई जाए, हमें वैसे ही पता है कि आपके कैश फ्लो है 28 मिलियन हर साल 10 साल के लिए, चाहे तो आप, और है भी नेट, उसने खुद ही कह दिया नेट कैश फ्लो. अब हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, और हमने क्यूएम पढ़ा ही क्यों है? अगर आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं करना फिर तो उसको पढ़ने का फायदा ही नहीं है कोई. A series of fixed installment at regular interval of time, तो एनुटी मतलब आपने फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लग सकता है, कंपाउंड का लग सकता है, परपेचुटी का लग सकता है और एनुटी का लग सकता है. सिंपल इंटरेस्ट याद रखे वहां लगेगा जहां मंथ की बात होगी. सिंपल इंटरेस्ट कहां लगेगा? जहां मंथ की बात होगी. जहां सालों की बात होगी वहां पर 3 फार्मूले, एन्युटी, परपेचुटी, कंपाउंड. अगर अ सीरीज ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट है तो एन्युटी या परपेचुटी, और अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट नहीं है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर लाइफ डिफाइन है तो एन्युटी, लाइफ डिफाइन नहीं है तो परपेचुटी. अगर आप चाहते तो आपका 28 ओवर 1.10 की पावर 1 प्लस 28 ओवर 1.10 की पावर 2 प्लस 28 1.10 की पावर 3 सो ऑन 28 ओवर 1.10 की पावर 10, ये सारे फार्मूले लगाने लगे तो ये तो बिल्कुल अनएथिकल सा काम लग रहा है, अनप्रोफेशनल काम लग रहा है कि इतने लंबे काम करने लगे हैं. तो फिर क्यूएम का तो सारे का सारा नुकसान हो जाएगा हमें पढ़ने. तो हमें ये भी पता है कि अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है तो हम क्या करेंगे? P is equal to R into 1 minus 1 plus I की पावर minus n over I. I over m की पावर m तो इधर होता ही नहीं है ना, वो तो कंपाउंडेड एनुअली हो, तो यही फार्मूला पड़ा हुआ है ना. तो लगाओ, काम खत्म करो. 28 इंटू वो जो उसने लिखा हुआ ना, ये दरमियान में जो फैक्टर लिखा ना, ये लिखा हुआ है, इसे एन्युटी का डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं. एन्युटी का डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं. तो सिंपल 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस 10 ओवर 0.10. आपके पास वैल्यू इन यूज आ गई डायरेक्टली 170
अब ये बातें तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझानी भी पड़े। और उसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी बता दिया। सर इंडिकेटर जो इसका मतलब होता है ना कि इम्पेयरमेंट लॉस लगाना, तो इसका क्या मकसद है कि वो तो वैसे मैं आपको पूछा, आपसे पूछा, वैसे बताने की जरूरत नहीं। अगर वो कभी कभी पूछ भी लेते हैं तो सारे इंडिकेटर देगा और पूछेगा बताओ ये इंटरनल है या एक्सटर्नल। हाँ जी, 200 मल्टीप्लाइड बाय 95% कर दूं डायरेक्ट, कितना 190। तो बताएं इसमें से रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 190। अब हमारे पास इंपेयरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितनी है जनाब, आपके 300 का एसेट था, 300 माइनस 20% उसकी रेजुअल वैल्यू थी, तो इसका 20% कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 15। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट बुक वैल्यू आ जाए, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। 5 साल गुजर चुके हैं ना, तो कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई, तो 300 माइनस 220। और रिकवरेबल अमाउंट बताओ ऐसे डिपेयर हुआ या नहीं, कितने से, इंपेयरमेंट। डन, अगले सवाल पे चलते हैं। 9 तो हो गया होगा, 22 पे चले। क्या हुआ, चेंज आ रही थी, तो गलत किया होगा। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर, वो देख लेना अगर कोई मसला है तो, साथ कंपेयर किया किसी से, नहीं मेरा सही है, कंपेयर कर लेना था ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन शो ऑल वर्किंग नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने जर्नल एंट्री पास करनी है दिसंबर 2019 के अंदर। आए जी 17, अब सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 1714 IPL received government grant 280 million to set up a plant in an underdeveloped rural area. The grant is repayable in full if the conditions attached to the grant are not met for the period of 5 years from the date of commencement of the production. At the inception, it is highly probable that IPL would comply with the condition for the required period. कहता है जनाब पहले हाईली प्रोबेबल है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ग्रांट समझा था हमने, और ये अगर शुरू में ही अगर आपको चांस नहीं है शुरू में ही, तो फिर लायबिलिटी होती है, फिर जो गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं वो हम लायबिलिटी लिखते हैं। IPL इनकर टोटल कॉस्ट 630 मिलियन ऑन द प्लांट, कब, 1 जनवरी 2015 को, और हमें ग्रांट कब मिल गई थी, 1 जुलाई 2014। क्योंकि दिसंबर हमारा ईयर एंड है, इस बात का भी ख्याल रखना है। यूजफुल लाइफ है 7 साल। IPL डिडक्टेड गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग द अमाउंट, डायरेक्ट डिडक्शन आ गया। जनवरी 2019 में IPL showed in inability to comply with the condition attached to the grant, and regulatory authority issued a notice to IPL repayment of grant in full. Accordingly, the grant was repaid to by IPL. 2019 के जनवरी में, वैसे जब मर्जी वो कहता, हमने साल का शुरू ही समझना होता है, आपको याद होगा इसको समझते हैं चेंज इन एस्टिमेशन, कहता सारे पैसे वापस करो। It is viewed of repayment of the grant. IPL carried out an impairment review of the plant December 19. Net cash flow for the remaining life of the plant has been estimated. Remaining life पर ये आपके दो इनफ्लो है, 90 मिलियन और 80 मिलियन। These inflow are net of
इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस तो माइनस करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट माइनस है, उसने दोनों माइनस किए। तो इंटरेस्ट हम वापस, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस नहीं करते। वो है कितना इंटरेस्ट? 10 मिलियन। 6 मिलियन को इग्नोर कर देंगे, हालांकि 6 मिलियन को माइनस करना था क्योंकि वो किया हुआ है, और इंटरेस्ट को इग्नोर करना था, उसने माइनस किया हुआ है, वो हम ऐड बैक कर देंगे। फिर वो कहता है ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट एग्जिस्टिंग प्लांट सोल्ड 160 मिलियन, और उसके ऊपर डिस्पोजल कितना आएगा? 5 मिलियन। ठीक होगी बात? चलें जी। कहता है जनाब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दे दें। सबसे पहले हम अपने बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले तो। कॉस्ट कितनी है? एसेट की कॉस्ट कितनी है? 630 मिलियन। और गवर्नमेंट ग्रांट हमें कितनी मिली है? 280। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप शुरू से ही एंट्रीज पास करना शुरू कर दें, थोड़ी सी वहां पर ना कॉमन सेंस भी दिखानी है। आप डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हो, डायरेक्ट रिडक्शन है ना। इसका मतलब है एसेट की कॉस्ट जो हमारे पास नजर आ रही होगी वो 630 माइनस 280 कितनी? 350। कितने साल गुजर चुके हैं? 5 जनवरी से शुरू करना है। जनवरी का मैं 15 का साल, 15, 16, 17, 18, 4 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, तो 4 साल की डेप्रिसिएशन ले लें। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? ये लाइफ है, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 200। हमारे पास एसेट की जो बुक वैल्यू बच गई है वो बच गई 150। अब हमने इस दिन एक तो पैसे वापस करने, और गवर्नमेंट ग्रांट जब रिफंड करेंगे तो क्या समझेंगे कि 1119 को ही रिफंड कर दी। अब ये तो मैंने कुछ वर्किंग कर दी जो हो सकता है हमें चाहिए हो। यहां से सवाल शुरू हो रहा है। 1119 को रिफंड के केस में क्या करते होते हैं पता है? सबसे पहले जितने पैसे वापस किए और सारे पैसे वापस कर दिए। अच्छा, 2 तरीके हैं, या तो अलग अलग एंट्री पास कर लो या इकट्ठी पास कर लो। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप ना एक्सट्रैक्ट बना रहे हो ना तो फिर अलग अलग एंट्री पास करोगे, आपके लिए आसानी है। और अगर सिर्फ एंट्रीज पास करनी है फिर कंपाउंड पास करो, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी, जितना अरसा गुजर गया है बिल्कुल जो काम एसिड के साथ किया है ना बिल्कुल वही काम करें। 280 को 7 पे डिवाइड करो, और 4 साल गुजर गए हैं ना तो 4 से मल्टीप्लाई 1, ये केस में चार्ज होगा, बाकी केस में डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट? 1। ये हमारी पहली एंट्री पास हो। फिर उसके बाद दिसंबर 19 को पहले बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये आपकी मर्जी है किस तरह से फाइंड करना है। ये जो एसओपीएल के नाम से लिखा हुआ है बेसिकली ये पिछले 4 सालों की जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं की थी ये वो अमाउंट, और ये अदर एक्सपेंस में जाएगी। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ये वो 4 सालों की डेप्रिसिएशन है जो इसकी वजह से आपने चार्ज नहीं की थी। डन। अब डेप्रिसिएशन फाइंड करने के 2 तरीके हैं। जो पैसे आपने वापस किए टोटल पैसे टोटल अमाउंट में ऐड करके टोटल लाइफ पे डिवाइड कर दो, या अपनी बुक वैल्यू में 150 बुक वैल्यू बच गई थी ना, 120 ऐड कर दें और रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 7 साल टोटल थे, 3 साल गुजर चुके। देखिए जो करंट ईयर होता है ना उसको गुजरा हुआ साल नहीं कहते, याद रखें। जो करंट ईयर होता है हमने उसकी डेप्रिसिएशन अभी लेनी होती है। तो कितनी डिडक्शन आ गई? 990। फिर उसके बाद इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या चाहिए होता है? इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए
एक हमें चाहिए होती है कैरिंग अमाउंट, एक हमें चाहिए होती है कैरिंग अमाउंट। तो आपके पास है 150 प्लस 120 माइनस 90। 150 का एसेट बचा हुआ था, 120 से रिफंड माइनस किया तो वो ऐड किया, और 90 का डेप्रिशिएट हो गया। दूसरा तरीका वाला क्या होता, या तो आप ऐसा करें टोटल का जो 630 का एसेट है ना, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर, आंसर सेम आएगा। और ये काम बैठ के किया करो घर में, ये ट्रिक इस्तेमाल लाजमी किया करो ताकि प्रोफेशनलिज्म इंप्रूव होता है। कितना आंसर आ गया? मैं भी इन लोगों से प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूं जिनको सुबह जिनसे उठा नहीं जाता क्लास लेने के लिए, उनसे मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं प्रोफेशनलिज्म की। पहली बात तो यह है कि आप लोग ना जल्दी उठा करो ताकि रूटीन सेट किया करो अपनी। बच्चे हो अभी आप लोग छोटे छोटे, और अगर आपने रूटीन तबाह कर दोगे तो आपकी सेहत तबाह हो जाएगी। तो अपनी रूटीन इस तरह से रखो कि चलो आपके माँ बाप ने सेट करे, वो निकम्मे हो गए हैं, आप तो ठीक हो जाओ। देखो ना, घर में आपको अगर कोई नहीं उठाता है ना, अगर आप लोग हॉस्टल में रहते हो फिर तो सारी मैनेजमेंट आ, लेकिन घर में अगर आपको कोई नहीं उठाता ना तो ये माँ बाप के निकम्मा पाना होता है। ये मैं क्लियर है, और ये बहुत खतरनाक बात है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को जल्दी उठाए, सुबह नमाज के टाइम उठाए, नमाज पढ़ाए, फिर उन्हें सोने ही ना दे। उन्हें कहे कि भाई अपना काम करो, काम काज करो, रात को जल्दी सो जाया करो। लेकिन वो अपनी लाइफ में मस्त है, हम अपनी लाइफ में मस्त है, हर कोई अपना आप है, इसलिए ये थोड़ा सिस्टम भी खराब हो गया। हाँ जी, रिकवरेबल अमाउंट में किसको इसको देखते हैं, एक तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और दूसरा वैल्यू। अब वो क्वेश्चन में गिवन है, देखिए आपके पास 90 में 10 ऐड कर दूं, 100, और 80 में ऐड कर दूं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। डिस्काउंट रेट कितना है, 12% ओवर 1.12 ओवर 1.12 की पावर 2। इसका पता चला, और मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। हाँ जी, 100 ओवर 1.12 की पावर 1 और 90 ओवर 1.12 की पावर 2 प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया, या आप अपने उसी फॉर्मेट में कर ले। ये अफजल को बुलाना, अफजल हो गया बस चैनल। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 161, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना आ रहा है, तो 161 जो है ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट है, 160। हाँ जी बताओ, ऐसे रिपेयर हुआ या नहीं, और उसकी भी एंट्री पास कर दो। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit। हाँ जी, ये 3 एंट्रीज पास करनी थी। अच्छा, एक इम्पेयरमेंट की एक और एंट्री भी होती है, वो चाहता है कि अगर आप चाहो तो ये एंट्री भी पास कर सकते हो, कभी आए कि आप कह ना दे, इसे बता देता हूं। वो कहता है रिवैल्यूएशन की तरह कैसा करो, पहले accumulated depreciation to PPE करो, एलिमिनेशन करो, और फिर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपीई क्रेडिट कर दो। ये भी एक एंट्री आई कैप ने अपनी बुक में दी हुई है, लेकिन ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें टेंशन वाली बात है, सिंपल इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री पास कर दो। लेकिन वो इसने ये एंट्री पास की हुई है बुक के अंदर के पहले एलिमिनेशन की, जैसे हम रिवैल्यूएशन में करते हैं, और बाद में यस की। अच्छा, आप मैंने ना आज कुछ क्वेश्चन रखवाए हैं नीचे डिस्क्लोजर्स के और एक्सट्रैक्ट के, वो इन पांचों स्टैंडर्ड के मिक्स्ड है, तो वो कॉपी आप जब मर्जी ले लेना, क्योंकि अभी हमें जरूरत तो नहीं है, तो अपने पास कॉपी रख लें। जब पांचों स्टैंडर्ड पूरे हो जाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करनी है कि उसमें डिस्क्लोजर और एक्सट्रैक्ट दोनों के सवाल अलग से दिए हुए।
नहीं वो मिक्स है सारे, वो मिक्स हैं जितने भी। ये सेपरेट एंट्री आनी थी, पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट 280 और फिर डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं हम। इससे कुछ राज है, एक्सेस डेप्रिसिएशन वो और वो एलिमिनेशन वाली बात होती है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, कुछ बातें इसके बारे में आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, अच्छा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के लिए पहले इम्पेयरमेंट लॉस आ चुका होना चाहिए। अगर पहले इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है ना तो फिर रिवर्सल किस चीज का होगा, होना ही नहीं है, फिर होता है नो इम्पेयरमेंट। पहली दफा रिवर्सल का मतलब क्या है, आपके एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। मैं मिसाल देता हूं, सपोज दैट आपके पास कोई एसेट था, ये जो रिक्शे चलते हैं ये इसका क्या नाम होता है, चिंची। इनके स्पेलिंग कुछ और होते हैं, हाँ वो जो भी होते हैं। चिंची। अच्छा सपोज दैट आप लोगों के पास चिंची रिक्शा है और उसकी जो वैल्यू है सपोज दैट 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब हुआ ये कि एक लॉ पास हुआ कि चिंची वालों को लाहौर से निकाल दिया जाए, मतलब कि वो जी ये आलूदगी का बायस बनते हैं तो इनको निकाल दिया जाए। वैसे आपको पता है आलूदगी का बायस कौन सा बनता है, जिनके भट्ठे होते हैं ना वो आलूदगी का बायस बनते होते हैं, वो आपको पता है भट्ठे बंद करवा दिए जाते हैं, तो मेन भट्ठे वालों को मारना चाहिए। अब ये मॉडर्न भट्ठे आ जाने चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए भट्ठे वालों को, कि क्योंकि वरना ये ऑब्सोलीट हो जाएगा काम। अगर ये ज्यादा आलूदगी रही, स्मोक का मसला हल ना हुआ तो इनको परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। चाइना के अंदर उन्होंने ब्लॉक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अब ईंटों की जगह ब्लॉक सिस्टम है उनका, वो ब्लॉक बनाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि वो सस्ता भी पड़ता है एज कम्पेयर टू दी ब्रिक्स के, और वो काम भी सही है। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने लग गया है, क्योंकि सर्दियों में तो ये हमें जीने नहीं देते भट्ठों वाले, तो स्मोक की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं ये खुद कैसे सांस लेते हैं। हाँ जी, तो अगर लॉ पास हुआ कहता है जी भट्ठे वालों को मार दो, सॉरी चिंची वालों को निकाल दो। अब जैसे ही हमने चिंची वालों को निकाला तो चिंची वाले रिक्शे की जो वैल्यू है, एक तो उसका कैश फ्लो भी डिस्टर्ब हुआ और उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो गई, क्योंकि अब लाहौर में तो चलना ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बस चलाना, तो फिर वो रेवेंट साइड पे या इधर उधर वो चलाने की कोशिश करेंगे, शेखुपुरा हो गया या कसूर हो गया या यहाँ पर, और पूरा लाहौर किधर एडजस्ट होगा। तो उनकी वैल्यू सपोज दैट 1.5 लाख या 1 लाख होगी, सपोज हम कर रहे हैं, तो 1.5 लाख से वो इंपेयर हो गया। ठीक है, अब हुआ ये कि ये जिसने लॉ पास किया उसकी हुकूमत खत्म हो गई, अब नई हुकूमत आ गई, उन्होंने ये लॉ खत्म कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है भाई चलाओ आप, कह रहा है। अब दोबारा उसकी वैल्यू बढ़ गई, अब जो 1 लाख आपने अपने एसेट की वैल्यू बना दी थी, अभी हम डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन भी आएगी, अब वो दोबारा अपनी असल वैल्यू पे आ गया, या थोड़ा सा कम या ज्यादा हो गया, या 2.5 लाख या 280 हो गया या 240 हो गया या 2 लाख का हो गया, सपोज 2 लाख का हो गया। अब 1 लाख से वापस वो 2 लाख का हो गया, अब इसे हम कहते हैं रिवर्सल करना।
रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। बट ये है कि अगर पहली दफा ये 250 वाला 3 लाख हो जाता तो क्या ये रिवर्सल ना होता? ये तो इंपेयरमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कैरिंग अमाउंट एक्सीड की नहीं, इसमें भी कैरिंग अमाउंट एक्सीड तो नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि पहले इंपेयरमेंट हुआ था ये उसका रिवर्सल है। तो इस तरह होता है कि लॉ एंड मोस्टली लॉ की बात होती है, लॉ एंड रेगुलेशन की वजह से अगर पहले एसेट की वैल्यू में मसला आ गया था, बाद में अगर वो वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उसको रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस में कर देते हैं। उसकी एंट्री भी क्या पास करते होते हैं, पीपीई डेबिट या जो भी एसेट बढ़ा देते हैं, और एसओपीएल या रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। लेकिन ये कॉस्ट मॉडल में, रिवैल्यूएशन मॉडल में बिल्कुल सेम होता है। उसमें ऐसे समझे जैसे आपका ऐसे रिवैल्यूएशन मॉडल में है, और जब रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो वो इंपेयरमेंट लॉस होता है। अगर आपका वहां पर इंपेयरमेंट लॉस पहली दफा आया है तो ये देखते हैं पहले सरप्लस तो नहीं पड़ा, पहले सरप्लस खत्म करते हैं। तो रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर इंपेयरमेंट लॉस जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन लॉस, और कॉस्ट मॉडल में ये सारी ट्रीटमेंट होती है। अब एक सवाल छोटा सा ज्यूम करता हूं और उसको मैं आपको हल भी करवाता हूं, कोई बात नहीं, समय लग जाएगी। आपने एक एसेट खरीदा 1121 को 400 रुपए का, ये साथ साथ आपने हल करना और साथ साथ समझना भी है। मैंने बस वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिलीवर करने की कोशिश की है, इसमें क्लियर हो जाएगा। दिसंबर 10 साल लाइफ है, दिसंबर 21 के अंदर वो 40 का डेप्रिशिएट हो गया, तो कितने का रह गया? दिसंबर 22 को फिर वो डेप्रिशिएट हो गया, कितने का रह गया? चलो 2023 को भी कर लेते हैं, कितने का रह गया? अब इंडिकेटर मिला कि भाई आपका एसेट इंपेयर हो रहा है या हो चुका है, या इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ। आपने उसकी रिकवरेबल अमाउंट फाइंड की, आपने उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फाइंड की, बुक वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली 280, और वो आपने फाइंड कर ली, और वो आ गया सपोज दैट 220। क्या आ गया? 220। तो बताओ एसेट आपका इंपेयर हुआ या नहीं? हो गया। कितने का हो गया? ये रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई? 210 कर लो, मैं कहता हूँ वो पॉइंट में ना जाए ना, 210 कर। हाँ जी, इंपेयरमेंट टेस्ट इंपेयर कितना लॉस आ गया? 70। ठीक है, अब आपका फर्दर एसेट की बुक वैल्यू क्या है? 280 या 210? अब आपका एसेट 210 का है। अब आपने दिसंबर 24 में किसको डेप्रिशिएट करोगे? 210 को या 280 को? 210 को। तो किस पे डिवाइड करोगे? रिमेनिंग लाइफ पे। रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी? 7। इसको 7 पे डिवाइड करोगे, कितना आ गया? कितना? 30। अच्छा, इसको नॉर्मल तरीके से लेकर चलते रहा करो। तो जो HCA वाला कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, ये भी काम आता है। कितना बच गया? ये 240 का बच गया, और ये 210 का हो गया, कितना? 180 का। फिर एक साल और गुजार लेते हैं, दिसंबर 25, ये तो 40 का ही रहेगा, और ये कितने का रहेगा? 30 का। ऐसा हुआ, फिर हालात बेहतर हो गए, हवाएं चेंज हुई, तो हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई। ऐसा पॉसिबल है ना कि हमारे एसेट की वजह से, अक्सर मोस्टली ऐसा होता है कि हालात खराब होते हैं तो इवन के स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाती है और फिर सही भी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही। अब आगे चलते हैं हम, ये वाला एसेट हमारा 200 150 का ना, हमने फिर इसकी, ये हम कैरिंग अमाउंट ये है, और इसकी रिकवरेबल जो अमाउंट है ना, वो फेयर वैल्यू सारा कुछ कर कर आके वो आ गई, सपोज दैट, या तो हो सकती है, मैं दो सिचुएशन लिख रहा हूं, 160
या 220। 160 होगी तो कोई और ट्रीटमेंट है, 220 होगी तो कोई और ट्रीटमेंट। अब मैं रिवर्सल करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से बेटे। मैंने इस 150 को जब रिवर्सल की बारी आएगी रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर करूंगा तो मेरा कितने का एसेट बढ़ जाएगा? 10 से। अगर 220 रिकवरेबल अमाउंट होगी तो फिर कितने का बढ़ जाएगा? 70 का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है कि आपने ये देखना है आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ था? 70। इसको भी तो 7 पे डिवाइड करना था, 10 आ जाता, कितना बच गया? 60। ये आपने नहीं करना, ये वर्किंग आपने नहीं करनी, मैंने इस तरीके से नहीं करवाना, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। 2 साल गुजारे थे, 50। आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना पड़ा हुआ है? 50 से। अब आओ जरा, आपके पास 150 से अगर वो हो गया 220 का तो कितने का रिवर्सल है? 50 से 220 में कितने का रिवर्सल है? 70 का। लेकिन 70 का तो लॉस पड़ा ही नहीं हुआ। रिवर्सल उतना करो ना जितना है। वो जो एडजस्टमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस हम करते हैं वो करते गए। तो अब जब हमने इसको रिवर्स करने लगे, हमने देखा 70 से हमारा एसेट की वैल्यू बढ़ गई है और हमने रिवर्सल की एंट्री डालने लगे तो पता चला रिवर्सल है कितने का? इसका मतलब है इतने का तो रिवर्सल ही नहीं है जितने का हम रिवर्सल करने जा रहे। तो इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है, वो कहता है कि आप ये वर्किंग ना करो साथ, बल्कि जब आपने रिवर्सल करना है ना, हम अपनी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है ना उनके साथ कंपेयर कर ले और रिवर्सल करते। दोबारा सुने कि जब आपको लगे कि आपका रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, तो कैसे करना है कि आपने रिकवरेबल अमाउंट और ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इन दोनों को देखें, इनमें से जो लोअर अमाउंट है उसके साथ कंपेयर कर दें, तो आपको वो इंपेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखें, अगर हुई रिकवरेबल अमाउंट 160 और ये कितना है, तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? 160 के साथ। तो रिवर्सल कितने का करूंगा? 10 का। और अगर रिकवरेबल अमाउंट हुई 220 और ये अमाउंट कितनी है, अब मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? 200 से। तो रिवर्सल कितना हुआ? ऑटोमेटिकली वही 50 वाला हुआ ना, तो जो 50 ही बढ़ा हुआ था। तो जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट एक्चुअल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो तो कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर रिकवरेबल अमाउंट ही कम है एक्चुअल कैरिंग अमाउंट से तो फिर अब आप बात चाहे लिख लो, याद रख लो, ये आपकी अपनी मर्जी। ड्यूरिंग रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, लिख लो, मैं लिखवा ही देता हूं। ड्यूरिंग रिवर्सल ऑफ impairment loss, always compare the carrying amount with lower of original carrying amount ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिकल, मतलब विदाउट इंपेयरमेंट लॉस लिए, एंड रिकवरेबल अमाउंट। ड्यूरिंग रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस always compare the carrying amount with the lower of original carrying amount and recoverable। ठीक है। हाँ, उसका जो फिर रिवर्स आएगा, जैसे सपोज है, दोनों केसेस की हम एंट्री बना लेते हैं। अगर 160 होता तो हम एंट्री वाला क्या पास करते? पीपीई डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट, कितने से? 10 से। और अब आपकी बुक वैल्यू क्या हो जाती है एसेट की? 150 या 160? 160। और फिर इस 160 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके आगे बढ़ते। अगर 220 होती है तो फिर हम किसके साथ कंपेयर करते?
तो फिर क्या एंट्री पास करते, पीपीई डेबिट, बल्कि इधर ही एंट्री पास कर देता हूं, पीपीई डेबिट, एसओपीएल की जगह क्या लिख सकते हैं, और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। बात क्लियर होगी? तो ये है हमारा रिवर्सल ऑफ। और दूसरी, चलिए आप पहले लिख ले, एक छोटा सा सवाल करते हैं। अब समझ लगी? चलो जी, नोट करना है तो कर लो जल्दी से, फिर हम इसका एक सवाल करते हैं। नहीं तो बैठा इधर ही है, मैं अफजल को कहता हूँ एक डंडा भी बनाकर। आप लोगों ने बना ली थी, वो कहते सजावट भी खेलता है। चलिए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट पढ़ के ना, क्योंकि ये खत्म हो गया, इसके पहले डिस्क्लोजर थे, अब तो डिस्क्लोजर भी हमारे सिलेबस में नहीं है। और बाकी सारी चीजें, एक अंग्रेजी थोड़ी सी पढ़ने वाली रहती है, वो मैंने बता दिया है, बुक से ने रीड करवाई। अगर आए ना रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर इम्पेयरमेंट लॉस, अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ गया और पहले सरप्लस पड़ा हो, तो पता है एंट्री क्या पास करेंगे, ओसीआई डेबिट, पहले ओसीआई खत्म करेंगे और फिर एसओपीएल या इम्पेयरमेंट। तो रिवैल्यूएशन लॉस में भी तो यही करते हैं, और टू पीपीई। अब अगर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है और पहले कोई लॉस पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल वैसे ही पहले हम पीपीई अगर डेबिट करेंगे, तो अगर पहले कोई रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा है पहले, तो उसको खत्म करेंगे, उसके बाद ओसीआई के नाम से लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे? तो मेन रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि आप लोग इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है ही, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखें, पेपर में एक सवाल आ सकता है आपको, क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप रिकवरेबल अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट के लिए दो वैल्यू कंपेयर करते हो ना, कि आप एक फाइंड करें और दूसरी फाइंड करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप दोनों में से कोई एक वैल्यू भी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ जाए, तो फिर दोबारा दूसरी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं। हाँ, दोनों कैरिंग अमाउंट से कम है तो फिर दोनों फाइंड करेंगे। अगर दोनों में से एक वैल्यू भी कैरिंग अमाउंट से बढ़ जाए ना, तो हम हायर लेते हैं, फिर इंपेयरमेंट लॉस हो गई नहीं। तो ये लिखा हुआ है, ये हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ बातें जो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करता हूं। अच्छा, तो आज आपका टेस्ट इसके ये भी हो जाना चाहिए था, तो क्या एक लेट हो जाता है, मंडे लेट आएगा। अब किस चीज के? IS-20 के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आज होने हैं ना। अच्छा, इसके ना आप सारे सवाल कर लेने हैं, सेम ही है। वो बंदा परेशान हो जाता है ना कि अगर ना पढ़ा, पता ना हो, तो वो तो सेम ही है। अच्छा, ये पेपर में ये हमने पढ़ लिया हुआ है, इंडिकेटर भी पढ़ लिए हैं, डेप्रिसिएशन, ये लिखा हुआ है, नो नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोथ अमाउंट्स इन सर्टेन केसेस।
It is always necessary to determine both asset fair value less cost to sell and value in use. If either of these amount exceed assets carrying amount, the asset is not impaired and it is not necessary to estimate the other amount. कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी बढ़ जाए तो फिर दूसरी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होती। हाँ, ये देखिए, ये अंग्रेजी आपके एमसीक्यूज में आती होती है। ये यहां से लेकर 2.2 से लेकर और 2.3 यहां तक, इस अंग्रेजी में से आपको पेपर में सवाल एमसीक्यूज में कवर होता है। बातें वही है जो हमने लिखी है, लेकिन आई कैप की स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग एलिमेंट शैल बी रिफ्लेक्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू यूज में ये बातें रिफ्लेक्ट होती हैं। पहली, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जो कि उस एसेट से मिलता है। ऐसा ही है, मैं सिर्फ वही चीजें हाईलाइट करवा देता हूं जो हम जिसको कंसीडर करते हैं। एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दोज फ्यूचर कैश फ्लो। वेरिएशन एंड टाइमिंग का मतलब क्या होता है कि किस साल कितना कैश फ्लो हमें मिलना है। किस साल, जैसे पहले साल इतना कैश फ्लो मिलेगा, दूसरे साल इतना कैश फ्लो मिलेगा, तीसरे साल, वो जो फ्यूचर कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू को, उसके अंदर क्या रिप्रेजेंटेड बाय करंट मार्केट रिस्क और इनहेरेंट इन द एसेट। एक और मार्केट रिस्क भी हम लेते हैं और एक जो उस एसेट का अपना जाती रिस्क होता है वो भी लेते हैं। Other factors such as illiquidity that market participants would reflect in pricing the future cash flow the entity expected to derive from the asset। कहता है कि अगर उस एसेट से इसके अलावा भी कुछ हमें पैसे मिल सकते हैं, जैसा कि एसेट को बेच के रेजिडुअल वैल्यू, कहता है वो भी आपने कंसीडर करनी है। तो इसके अंदर बेसिकली रेजिडुअल वैल्यू की ही बात हो रही है। तो वो कहता है कि जब आपने वैल्यू एंड यूज फाइंड करना है तो ये चीजें आपने देखनी। आगे फर्दर कहता है एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड अबव कैन बी रिफ्लेक्टेड ईदर एज एडजस्टमेंट टू द फ्यूचर कैश फ्लो या एडजस्टमेंट एज द डिस्काउंट रेट। एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश शुड बी बेस्ड ऑन रीजन। ये बाकी बातें कहता है क्या क्या बातें शामिल करनी है और क्या क्या बातें इग्नोर करनी है। कहता है कैश इनफ्लो फ्रॉम द कंटिन्यू यूज ऑफ द एसेट, यानी उसको इस्तेमाल करके हमें पैसे आने हैं वो। कैश आउटफ्लो विल बी नेसेसरली इनकर टू जनरेट द फ्यूचर कैश इनफ्लो। क्या मतलब है? जो हमें इस्तेमाल करके पैसे मिलने हैं वो इनफ्लो, और जो इनफ्लो के लिए हमारा खर्चा होना है आउटफ्लो। और नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। फिर वो कहते हैं द फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यू, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है। जब हमने एग्जिस्टिंग कंडीशन की बात की थी ना, ये वही है, सारी बातें वही हैं, लेकिन आई कैप ने जब पेपर में पूछना है तो यहां से सवाल उठाना है। तो इसलिए क्योंकि 10 से 15 नंबर के एमसीक्यूज भी आपके आते हैं। हाँ जी, एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लो मस्ट नॉट इंक्लूड, अब क्या चीज शामिल नहीं करनी। कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या आता है? लोन, फाइनेंस कॉस्ट, बैंक चार्जेस, ड्रॉइंग्स, डिविडेंड। ये वो चीजें हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती हैं, वो चाहे इनफ्लो हो या अच्छा शेयर इशू करके जो पैसे आते हैं वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स रिसीट या पेमेंट। Then any estimate of the future cash flow should not include estimate future cash flow that are expected to arise from future restructuring या improving या enhancing the, कहता है ये कैश फ्लो भी नहीं शामिल करने अगर रिस्ट्रक्चरिंग की है या आपने अपने एसेट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश की है। Once the entity is committed to the restructuring, the estimated future cash inflow or outflow for the purpose of value and use reflect the cost of saving and other benefits from, वो कहता है वही बात
कि जो हमारे उससे कॉस्ट सेव होगी वो इनफ्लो नहीं है, और जो खर्चा होगा वो आउटफ्लो नहीं। कि यहाँ पर वो कहता है कि आपने कौन सा रेट लेना है, प्री टैक्स रेट लेना है, और बाकी वही बातें कि द रिस्क स्पेसिफिक द एसेट आल्सो, वो कहता है विच फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट हैव नॉट बीन एडजस्टेड, कहता है जिसका फ्यूचर कैश फ्लो में एडजस्टमेंट अगर नहीं है ना तो वो भी लेना है। वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक मार्केट का रिस्क भी लेना है और उस एसेट का स्पेसिफिक रिस्क भी लेना है। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये आपके लिए आसान है, ये आप लोगों ने खुद ही पढ़ लेना है। ये वाली बात नहीं मुझे आती। कौन सी? ये तो पढ़ोगे तो आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना होता है ना, एक जो इनहेरेंट ऑफ द एसेट होता है वो भी एडजस्ट नहीं हुआ होता, वो भी हमने लेना है, और जो मार्केट का फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लेना है, ऐड करके लेना। ये वो पहले 5 बातें ना, उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है ये दोनों तीनों पैराग्राफ। हाँ जी, आप चलते हैं अपने सवाल पे। इसके आपने सारे सवाल कर लेने हैं जो भी रिवर्सल के हैं। मैं आपको एक बड़ा सवाल करवाने लगा हूं। ये 19 हमारी एग्जांपल हो गई, 20 रिवर्सल वाली है, ये आपने कर लेनी है। 21 भी रिवर्सल वाली, ये भी आपने कर लेनी है, और पिछली बेसिक एग्जांपल भी कर लेनी है। बल्कि चैप्टर जब कंप्लीट हो गया तो अब इसका सब कुछ नहीं छोड़ना। हाँ, अंग्रेजी की ज्यादा समझने लगे तो परेशानी हो ना। सारा अच्छा हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। अच्छा, इसके सवाल 24 नहीं, कल अगर आपके ये सवाल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नया चैप्टर। चलो आप ऐसा करो ना, एग्जाम्पल नंबर 22, 20 और 21 हो गई। एक क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं, और ये एक नोट्स वाला, और एक आप कर लेना। क्या हुआ? रिवर्सल का इसके अंदर वही जो सवाल मैंने आपको दिया ना वही है जो मैंने करवा दिया, यही सवाल ही यही है। या तो आपने नोट्स तो पढ़े हुए हैं माशाल्लाह। ये कौन सा 23 बन रहा है मेरे ख्याल में, एक मिनट, सही 23 नहीं होना आपसे, 24। तो 21, 22, 24, 22 हो गया। अच्छा, 20 और 24, ये 3 क्वेश्चन घर से कर लेना। मैं आपको रिवर्सल का एक सवाल करवा दूं। जो बाकी एक क्वेश्चन है ना 23, इसको रखेंगे IAS 23 के साथ। ऐसे तो मुझे लगता है आप कर लोगे। अच्छा, सवाल लिखे जरा। और भेज दिया हुआ है। आप लोग इतने आलसी हो कि जब तक ग्रुप में ना आए मैसेज आप लोग लेक्चर नहीं देखो। कभी जाकर चैनल पे देख लिया करो, कभी बंदे को नहीं भी याद रहता, किया हो या ना किया उससे नहीं, वो डायरेक्ट तो जा सकते हो ना, उसका तो क्या है, मेन अपने फायदे के लिए तो सोचा करो। उसका क्या होता है? आपको पैसे मिलते हैं? आपको मुझे कैसे मिले? वो ना उनको मिलते हैं जिनका काम यही है, हमारा ये काम नहीं है। चलो अभी अपना प्लांट देखो। वो ये ना, ये सारे फजूल काम होते हैं, बस अपना काम जो होता है ना उस पे आप ये ना कि जब कभी मैं भूल जाऊं तो मैं कोशिश करता हूं कि अपलोड जल्दी कर दिया करो, ठीक है। और फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद वेट कर रहा होता हूँ सजा देने के लिए कि जिन बच्चों ने छुट्टी की है वो घर बैठ के ऐसे स्कूल से हम इतनी गर्मी में पढ़े, सारा कुछ करे, और वो कहेगा जी आज ये लेक्चर आगे इधर ही बैठ के कर लेता।
सीएमए वाले बच्चे नीचे रो रहे थे कॉमन रोने देना, सुबह उठ के आना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी वैसे भी छुट्टी हो जाती है इसमें कौन सी बात नहीं नहीं, स्टूडेंट की कभी कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। सीए का स्टूडेंट कभी कभी वाला है ही नहीं, उन्हें चाहिए अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखे, बाकी सारे काम बाद। चले जी, प्लांट के अंदर सबसे पहले अगर सपोज दैट आपने खरीदा है प्लांट परचेज्ड at 1/1/2021 rupees 800. Useful life is 10 years. हाँ जी, बुक वैल्यू ड्यूरिंग 2023 assets performance not as expected. Value in use is rupees 10 साल लाइफ है, 2 साल गुजर गए 500 and fair value less cost to sell rupees 520 during 2025 reversal of impairment loss. Value in use $600, net fair value 650. हाँ जी बताएं जी, आप ना 2025 तक सारी एंट्रीज बना दें, 2021 से 2025 तक सारी एंट्रीज बता दो, डेप्रिसिएशन की, फिर इम्पेयरमेंट लॉस की, फिर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। करो जरा। हाँ जैसे एंट्रीज बता।
हो गया। रिवर्सल कितने का आता है? 90 और इम्पेयरमेंट 120। कहा आपका इम्पेयरमेंट और रिवर्सल और इम्पेयरमेंट हाँ जी, इम्पेयरमेंट 120 और रिवर्सल 90। चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हमने खरीदा था 1121 को एसेट, तो पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट,
दिसंबर 21 में हमने उसकी एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation। फिर दिसंबर 22 को फिर एक एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation। 2023 में इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया। हाँ जी, 2023 में हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया। तो पहले बुक वैल्यू फाइंड करेंगे कि मोस्टली ना इम्पेयरमेंट टेस्ट ना साल के एंड पे लगता है। मोस्टली जो इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है अगर ना बताया हो तो साल के एंड पे लगता है। तो दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन टू accumulated, पहले तो बुक वैल्यू फाइंड करनी है ना। हाँ जी, आपने 2023 के अंदर कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी है। कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 800 माइनस 240 कितनी आ गई? 560। रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ वो जो गिवन है दोनों कितना? 500। हमारी अमाउंट जो रिकवरेबल अमाउंट है वो एक्सीड कर रही है हमारी कैरिंग अमाउंट से, तो हमारे पास इंपेयरमेंट लॉस आ गया। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट accumulated इम्पेयरमेंट लॉस कितने से? 40। अगर ना बताया हो तो साल के एंड पे, बताया हो तो फिर जो डेट बताई होगी वही। नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस कब लगाते होते हैं? क्योंकि बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है ना उस साल, तो साल की बुक वैल्यू फाइंड करके। ठीक है, अब अगली बात भी एक जरा सीखें। इसकी एक और एंट्री भी पास हो सकती थी। इसकी एक और एंट्री भी, accumulated depreciation to PPE 240 से, और इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट PPE क्रेडिट 40। ये जो दो एंट्रीज है ना, ये अब आपकी बुक में नजर आएंगी। आप ये पुरानी बुक्स में नहीं होती थी। ठीक है, तो उसने क्योंकि ये भी एक रीवैल्यूएशन जैसा ही मामला होता है, तो इसलिए वो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री यहां पर आपको पास करवा देता है। तो या तो ये एंट्री भी चल रही है अभी मार्केट के अंदर, ये नहीं कि ये खत्म हो गई है, और वो वाली एंट्री भी है। ठीक है, अब 2000 जब हम आगे गए 2024 में और 25 में, तो हम किसको डेप्रिशिएट करेंगे? 560 को या 520 को? हाँ, लेकिन 560 को रखेंगे साथ ही, रिवर्सल के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो 560 को तो हमने साथ रखा, और 520 की रिमेनिंग लाइफ क्या है? 7 साल। तो 520 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 74 को 74 ही लिख दे फिलहाल। और ये कितना है? 80 था ये आ गया 480 446, फिर 74 ले ले, और ये 80, ये 400 बच गया। ये कितना बच गया? 372। ये हमारा कौन सा साल था? 24। और ये कौन सा साल था? और 25 में रिवर्सल हुआ है। हाँ जी, फिर रिकवरेबल अमाउंट कितनी होगी? वो हायर उनमें से 700 कितना था? 650। अब हमने जब रिवर्सल करना है तो इस अमाउंट को कंपेयर करना होता है किसके साथ? या तो रिकवरेबल अमाउंट के साथ या फिर ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट के साथ। तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? इनमें से जो लोअर अमाउंट होगा, तो वो रिवर्सल होगा हमारा। तो हमने 650 का नहीं ऐसे आंखें बंद करके बना लेना। 650 का तो वो ओरिजिनल ही नहीं है, ओरिजिनल 800 का है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू ओरिजिनल कितनी बच चुकी है? 400। तो 400 से ऊपर एसेट नहीं बना सकते, फिर एसेट ओवरस्टेट हो जाएगा, फिर आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन कर बैठोगे। एसेट्स जितना भी बढ़ाओ अपनी ओरिजिनल बुक वैल्यू से, हाँ, रीवैल्यूएशन मॉडल हो तब आप 650 पे लेकर जा सकते थे।
कॉस्ट मॉडल पे नहीं ले जा कर सकते। तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? तो 28 से हमारा रिवर्सल हो। तो अगले सालों में दिसंबर 24 में एक एंट्री पास करनी थी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 74 से। फिर दिसंबर 25 में पहले एंट्री पास करनी थी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 74 से। और फिर एंट्री पास करनी थी सेम डेट को, पीपीई डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट 28 आया था। तो ये आपके लिए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। दो अलग अलग, ये ऑप्शनल है या हाँ बिल्कुल हाँ। किधर जो अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है ना, वो जैसे अक्यूमुलेटेड डेप्शन ही उसमें से माइनस होता है, तो ये भी माइनस होगा, वो कर सकते हैं। नहीं बस जी, वो फिर वो रिवर्सल की एंट्री पास करेंगे, फिर ये एंट्री पास करेंगे, वो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर ये ना कि फिर ये एसओपीएल आप नहीं, वो रीवैल्यूएशन की एंट्री जैसे बिल्कुल रीवैल्यूएशन की तरह, ठीक है। आप ना ये एंट्री आसान होती है, उसमें फिर भी आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ये एक सादा एंट्री है, अगर आपका इम्पेयरमेंट लॉस है तो इम्पेयरमेंट लॉस टू अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, और अगर रिवर्स की है तो पीपी टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कर सकते हैं। चलिए जी, आपने 3 क्वेश्चन करने हैं और इसका थ्योरेटी का पोर्शन भी कंप्लीट कर लेना है। एक नोट्स का क्वेश्चन है, डिस्क्लोजर का, और बाकी सिंपल क्वेश्चन है। तो डिस्क्लोजर का क्वेश्चन हम कल इंशाल्लाह दो तो नहीं होंगे, एक हम करेंगे भी से।